वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरेज, विच इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं और उसका पहला टॉपिक होने वाला है एरे। तो आपने एरे पहले भी पढ़ा होगा और इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें एरे पहले से आता है, लेकिन उसकी एक ही डेफिनेशन हमें पता होती है कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप को स्टोर करता है। इसके आगे हमें कुछ पता ही नहीं लगता और हम थ्योरी में क्या लिखें, हम प्रैक्टिकल में वाइवा में क्या बताएं इसके बारे में हमें समझ में नहीं आता। तो गाइज आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने सब कुछ लिखा है सिर्फ एरेज के बारे में और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ नॉलेजेबल है सिर्फ एरेज के बारे में। ठीक है, तो इसकी आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज एरे। और ये क्या बताता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, किस तरीके से इसको इनिशियलाइज करती है, इसके टाइप्स क्या होने वाले हैं, एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले आ जाती है एरे की डेफिनेशन और मैंने ये नोट्स इस तरीके से बनाया है कि अगर आप थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये मेरे डेटा टाइप है। और ये क्या बताते हैं मुझे कि मेरे पास जो डेटा है, जो मेरा मटीरियल है जिसको मैं स्टोर कर रही हूँ किसी मेमोरी लोकेशन पे, वो किस टाइप का है। ठीक है, डेटा किस टाइप का है ये बताता है मुझे मेरा डेटा टाइप। तो यहाँ पे कलेक्शन का मतलब क्या है, एक चीज होती है वो सिंपल है, लेकिन अगर मैंने उसकी जैसी दो तीन चीजें ला दी है तो वो क्या बन गया, उसका कलेक्शन बन गया, उसका ग्रुप बन गया। ठीक है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अगर मैंने 2 की बात करी है तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कोई नंबर ही आ सकता है। मैं एबीसी नहीं डाल सकती के अंदर कैरेक्टर नहीं डाल सकती। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एरे। मतलब क्या है, एक मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 बाय 1 मेरा एलिमेंट स्टोर होने वाला है, वो भी सिमिलर डेटा टाइप वाला। ठीक है, तो आगे देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया एरे। फॉर एग्जाम्पल किसी एरे मेमोरी लोकेशन का नाम मैंने एरे रखा है और हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अब हमें नहीं पता कि हमारा जो एड्रेस होता है ना वो बाइनरी में होता है। अब हमें नहीं पता बाइनरी में 0101 में क्या एड्रेस है, तो हम जो यहाँ पे एड्रेस लिखने वाले वो एज्यूम एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एरे है उसका एड्रेस 100 है और यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बनी हुई है जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर है। अब बताओ यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये स्टोर है एलिमेंट्स। तो ये कौन से टाइप के, ये इंटीजर टाइप के है, राइट। तो ये इंटीजर टाइप के ही डेटा कलेक्ट कर रहा है, एलिमेंट्स इसके अंदर इंटीजर टाइप के हैं और उसका मेरे ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज इट कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप इनटू अ लार्ज टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब अगर 10 को मुझे स्टोर करना होता तो मैं एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकती थी। अगर मुझे 20 को स्टोर करना होता तो मैं दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकती थी। 30 को स्टोर करना होता मैं तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकती थी। लेकिन उसके लिए मुझे डिफरेंट क्या बनाने पड़ रहे थे, वेरिएबल्स बनाने पड़े थे। लेकिन ये लार्ज टाइप में मतलब एक बड़े से ही कंटेनर में डिफरेंट क्या है, मेरे पास एलिमेंट्स हैं पर वो सेम टाइप के उनको स्टोर कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स कैन बी इन, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है। आपने डेटा टाइप पढ़े, नहीं पढ़े तो लास्ट में जो मैंने वीडियो डाली है उसमें पढ़ के आओ कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, हर एक टाइप का मैं कैरेक्टर एरे बना सकती हूँ। Next one is the elements are stored from left to right with the leftmost index. The index is 0 and the rightmost index is size -1. अब देखो जो मेरा यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, एरे की 1 से नहीं होती। फॉर एग्जांपल कभी भी मैं इंडेक्स बनाती हूँ, जैसे आपने स्कूल में इंडेक्स बनाया होगा, कैसे बनाते हैं हम लोग, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे बनाते थे ना। तो इसी तरीके से एरे का भी एक इंडेक्स होता है जिसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक है, और वो कौन सा हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एरे है तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स ऐसे होगा। और जो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, जो भी इसका साइज है उसका -1। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, 0 से हो रहा है ना। तो जो लास्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 5 मेमोरीज चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये कितने ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स क्या स्टोर होंगे इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4। मतलब जितने भी मेरे ब्लॉक्स होने वाले मेमोरी के उससे एक कम मेरा होने वाला इंडेक्स। क्यों होने वाला है, क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्यों मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और क्यों मेरा जो एक मेमोरी ब्लॉक है वो
कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड फ्रॉम, ये वाला हो गया पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है एरेज। अब एरेज कितने टाइप के हैं? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरेज, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाला है 2D, और 2D होता है मतलब 2 डायमेंशनल एरेज। लेकिन आप 3 डायमेंशनल भी बना सकते हो, 4 डायमेंशनल बना सकते हो, लेकिन मेनली हम लोग 2D एरे तक ही यहाँ पर करने वाले हैं कवर। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या बोलता है? तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह बना के आना है, एरे लिखना है, उसकी इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो और फिर थोड़ा सा आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो कि सिंगल डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ 1D एरे। तो इसको हम 1D एरे भी बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम हो गया ना सिंगल डायमेंशनल एरे, तो उसकी जगह हम क्या बोल देते हैं? 1D एरे भी बोलते हैं इसको। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एरेज, और ये बहुत सी सिंपल सी फॉर्म है एरे को काम कराने के लिए। क्या है? इन सी लैंग्वेज के अंदर है। वैसे जावा में, C++ में सब में एरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। The elements are stored in continuous memory location। जो मेरे एलिमेंट्स है वो वहां पे स्टोर होंगे। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे लिखा भी है ऊपर, डेफिनेशन में वो बात बता दी है, यहाँ पे रिपीट कर दी थोड़ी सी बात। एंड दीज एलिमेंट्स कैन बी एक्सेसिबल बाय देयर इंडेक्सेस, और इनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाकर ही आना है। अगर आपने ऐसे बनाया तो टीचर को क्लियर हो जाएगा कि आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन मेमोरी की क्लियर है कि हमारा एरे मेमोरी में कैसे जगह लेता है, इंडेक्स क्या होता है, एरे का एड्रेस क्या होता है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, और किस मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा होता है, कैसे पॉइंट कर रहा होता है, सब कुछ क्लियर हो रहा है इस सिंपल से डायग्राम से। देखो क्या बनाया मैंने, यहाँ पे ARR बनाया। ARR क्या है? मेरे एरे का नाम है। अब एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने ARR रखा है। ठीक है, ARR के अंदर क्या स्टोर होता है? हमेशा स्टोर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब फर्स्ट मेमोरी लोकेशन किसकी? जो भी मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है। मेरी वैल्यू क्या है? 10 है। और इसका जो भी इंडेक्स का जो भी मेरा एड्रेस होता है, मतलब इस फर्स्ट लोकेशन का जो भी मेरा एड्रेस होता है वो किसके पास होता है? मेरे एरे के पास। हमेशा जो भी मेरा एरे है वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा के लिए भी मार्क कर लो, हमेशा पूछ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मेरे पास सिर्फ एक इंडेक्स आ गया तो मैं नेक्स्ट वाले का इंडेक्स खुद से निकाल सकती हूँ, +1 कर सकती हूँ, +2 कर सकती हूँ, +3 कर सकती हूँ। वो 1 by 1 सबके एड्रेस ले आएगा। ठीक है, तो अब क्या आता है? जब भी मैं इंटीजर टाइप का बनाती हूँ ना, अच्छा आप बताओ, मुझे लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंटीजर मेरी कितनी बाइट लेता है मेमोरी में? जल्दी, इंटीजर मेरी बाइट लेता है मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेता है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। इंटीजर मेरी 2 बाइट लेता है। अगर आपका 16 बिट का कंपाइलर है, कुछ 64 के अंदर वो 4 बाइट भी लेता है। तो हम यहाँ पर 2 बाइट लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट मेमोरी को कितनी रिजर्व करने वाला है? हमने एज्यूम करा है उसका जो एड्रेस है वो 100 है। तो सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? उसका एड्रेस 102 हो जाएगा, फिर 104 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एड्रेसेस लिखे हैं वो क्या है? मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये 106 क्या है? एरे एड्रेसेस हैं यहाँ पर, और इसको हमने एज्यूम करा है क्योंकि एड्रेसेस तो बाइनरी में होते हैं, तो हमने एज्यूम करा, तो आपको मेंशन करना है कि आपने एज्यूम करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एलिमेंट्स डाले हैं, तो आप लिख दो एरे ऑफ एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स लिख दो सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग मेंशन करी है, तो आपको बताना है ये क्या है? इंडेक्सिंग है। देन आप क्या बता रहे हो कि एरे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट लोकेशन को, और वो लाइन आपने लिख दी है। बहुत सिंपल डायग्राम है, बना के आना है कंपल्सरी आप सबके लिए। ठीक है, एरे हैज 2 इंडेक्सेस बट एरेज गिव यू द फर्स्ट इंडेक्स। मतलब क्या? एरे के पास 2 इंडेक्सेस होते हैं। 2 इंडेक्सेस कैसे होते हैं? एक 100 है, फिर 102 है, तो बीच का 101 कहाँ गया? एरे के पास हर एक एलिमेंट के पास 2 इंडेक्सेस होंगे, लेकिन जब भी आप प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा फर्स्ट इंडेक्स देगा। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा देगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 की बात करो तो आपको 100 ही प्रिंट करेगा। अगर आप 106 की बात करोगे तो 105 या 107 नहीं दे सकता, वो आपको 106 ही देगा, हमेशा फर्स्ट इंडेक्स देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एरे के पास एक इंडेक्स होता है कि एरे के पास 2 इंडेक्स होते हैं? एरे के पास 2 इंडेक्स होते हैं, लेकिन जब भी आप प्रिंट करोगे आपको फर्स्ट इंडेक्स ही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे। आई होप कि सिंगल डायमेंशनल आपको क्लियर होगा, और इसको कैसे हमने इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ, पेशेंस रखो। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? इट इज कॉल्ड अ 2D एरे। अब इसको क्या बोलते हैं? 2D एरे बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड, मतलब 3D एरे भी हो सकता है, ठीक है, 4D एरे भी हो सकता है, पर हम 2D की बात करने वाले, तो यहाँ पे 2D एरे है। इट स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्म। अब देखो 2D एरे है, तो 2D एरे मेरा ऐसे हो सकता है। आप इसको एज्यूम करो कि ऐसे हो गई,
इसके पास कुछ रोज होंगी, ये मेरी रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, एंड रो 2 के लिए भी मेरे कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरीके की फॉर्म में होता है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से रेफर कर सकते हो कि कॉलम वाइज अगर हम उसको दिखाना चाहें तो मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होने वाली है। पर जो हम मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसको सिंगल डायमेंशनल एरे में ही करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप अपने आप को समझाने के लिए रख सकते हो, और जो मेमोरी में हमें रिप्रेजेंट करना है वो सिंगल डायमेंशनल के थ्रू ही होगा। ओके, आई होप कि क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर, अब देखो इसको एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। बहुत सारे वेज है सी लैंग्वेज के अंदर एक एरे को डिक्लेयर करने के और उसको इनिशियलाइज करने के। बट जो सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो मेरा साइज है एरे का वो स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक होता है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। अभी पढ़ेंगे हम ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है। देयर आर वेरियस वे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, इंट लिखा है, विच मीन्स अ डेटा टाइप लिखी है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एरे लिखा है, ARR में लिखा है, नेम लिखा है, किसी भी चीज का नाम लिख सकते हो आप कि एरे का नाम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे एरे का नाम क्या लिखा, ARR रखा है। तो उसके बाद ये आपने ब्रैकेट्स लगानी है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी कंपल्सरी है। कहीं पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखिए, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एरे क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एरे क्रिएट हो रहा है। ये इसका सिंटेक्स है कि जब भी आपने एरे क्रिएट करना है तो आपने क्या लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एरे का साइज दिया है। अब एरे का साइज कितना है, 10। इसका मतलब क्या है, एक मेमोरी रिजर्व कर दो जिसमें 10 ब्लॉक्स होंगे, यानी कि 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ये आपको एक सिंपल सिंटेक्स है डिक्लेयर करने का। अभी डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ, डिक्लेयर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो एक और तरीका है मेरे पास डिक्लेयर करने का, इंट साइज। एक साइज मैंने नाम का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू रख दी, और उसके बाद मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने साइज डाल दिया। मतलब सेम काम डायरेक्ट हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज योर एरे डिक्लेरेशन बाय इनिशियलाइजेशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय एलिमेंट्स। अब इसके देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, वो क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड एट द सेम टाइम। हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम टाइम पे कर सकते हैं। द कंपाइलर विल एलोकेट एन एरे ऑफ साइज इक्वल टू द मेमोरी इक्वल टू द नंबर ऑफ एन एरे एलिमेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है, वहां पे देखो डेफिनेशन के साथ, तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको इसका मतलब क्या है। देखो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया। अब यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर किया, पर इसके अंदर साइज नहीं दिया कोई, और इसको साथ साथ में क्या करियो, इनिशियलाइज करियो, साथ साथ इनिशियलाइज करियो। 10, 20, 30, 40 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो मैं सब में मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और डेटा टाइप का एरे बना नहीं सकती। देखो मैंने यहाँ पे बनाया कैरेक्टर, और उसका मैंने एरे का नाम क्या रखा है, CH रखा है। ठीक है, CH मैंने नाम रखा है, और उसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करूँ, कैरेक्टर की ही वैल्यू स्टोर करूँ। कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा आपकी सिंगल कोट्स में आएगी, और कोमा से आप सेपरेट करो इसको हमेशा। यहाँ पे भी आपने कोमा सेपरेट करिए, और जब आपका खत्म हो जाएगा आपको सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज पुट अप कर दी और इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने यहाँ पे साइज नहीं दिया, तो आपका जो कंपाइलर है ना, जितने भी आपने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले हैं और वो किस टाइप के हैं उसके अकॉर्डिंग उसको साइज मिलेगा। अब बताओ, इंटीजर टाइप के डेटा है। ठीक है, इंटीजर टाइप के डेटा कितना रिजर्व करता है मेमोरी में स्पेस, 2 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पे 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट कितना बाइट हो गया, 8 बाइट्स हो गया। तो यहाँ पे कितनी रिजर्व होगी स्पेस, 8 बाइट्स होगी। तो कंपाइलर ये खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज। अब हम साइज भी दे सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं साथ साथ। अब देखो कैसे होगा, इफ, अब इसकी भी डेफिनेशन है। आप बोल रहे थे ना कि एरे के अंदर कुछ लिखने के लिए नहीं है थ्योरी, कितनी सारी थ्योरी है और सारा का सारा मेंशन कर दिया तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन द साइज ऑफ द एरे specified, then the rest of elements will automatically be initialized to 0। अब देखो डायग्राम से समझो इसको। यहाँ पे मैंने क्या दिया, साइज 6 दिया है, लेकिन मैंने जो इसके अंदर इनिशियलाइज करे ना एलिमेंट्स, वो कितने करे, सिर्फ 3 करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे उसकी मेमोरी लोकेशन कितनी है, 100 है, मतलब फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है वो। तो इसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स डाले हैं, 3 एलिमेंट्स डाले हैं। तो मेमोरी के अंदर क्या हो गया, 2, 4, 3 आ गया, और बाकी जितना भी साइज था वो रिजर्व तो उसने कर दी थी उतनी स्पेस, बाकी सारी पे कितनी चलेगी वैल्यू, 0 चलेगी। तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, मेमोरी वेस्ट हो रही है, क्योंकि मैंने ज्यादा स्पेस रिजर्व करी और उसके अंदर कोई एलिमेंट्स पुट ही नहीं कराया, तो मेरी क्या होगी, मेमोरी खराब हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेरा पॉइंट यहाँ पे एरे है। एरे इनिशियलाइज यूजिंग लूप। अब हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके थ्रू कैसे करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, देखो
ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज एरे इनिशियलाइज यूजिंग लूप। लूप के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं? एन एरे कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग लूप। द लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंडेक्स टू साइज -1 इंडेक्स। अब हम लूप क्या होता है, लूप चलाना सीखा है ना आपने, मेरे साथ स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? जो भी मेरा साइज होगा -1, साइज -1 क्यों लिखा बताओ? क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो जितना भी आपका साइज होगा उससे एक कम ब्लॉक बनेगा मेमोरी का। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी। अब देखो, जब भी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जाम अटेम्प्ट करना है, आपको किसी भी टीचर को कुछ बताना है, वाइवा के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने एग्जाम्पल जरूर देंगे। एग्जाम्पल दोगे, टीचर को पता लगेगा कि बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, तुक्के नहीं मार रहा बच्चा। तो यहाँ पे क्या है, इंट एरे, ठीक है, उसका मैंने साइज दिया, उसको फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल आई इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे लूप चलाया, आपने पेपर में ऐसे लिख के नहीं आना, आपने ये वाला सिंटेक्स इसके नीचे लिखना है। मैंने स्पेस यहाँ पर कंज्यूम करने के लिए ऐसा किया, ठीक है। फॉर लूप चलाया मैंने i = 0 से i <5 तक, i++ लूप चलाना आता है ना। नेक्स्ट वन इज योर प्रिंटफ। अब मैंने क्या बोला उसको, प्रिंटफ कर दो एंटर एलिमेंट %d और i। अच्छा, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले 0 है तो वो पहले 0 देगा, फिर i की वैल्यू ++ होके 1 होगी तो 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा, ठीक है, ऐसे चलेगा आपका। उसके बाद ये क्या करेगा, हर बार आपकी एरे ऑफ i की वैल्यू को लेगा और किसी एड्रेस पे जाके स्टोर कराएगा। जब भी आपने इनपुट लेना है, मार्क कर लो, जब भी आपने इनपुट लेना है तो आपने जो भी आपका एरे का नाम है वो लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर जिस भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको वैल्यू लाके दे रहा है वो लिखना है। उसके बाद उससे पहले क्या लगाना है, एड्रेस ऑपरेटर लगाना है। क्या लगाना है, एड्रेस ऑपरेटर लगाना है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी वैल्यू आपकी जो आ रही है वैल्यू, उसको कहीं पे स्टोर कराएगा, तो आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, लगाना ही लगाना है, वरना आपकी इनपुट नहीं आएगी, ठीक है। तो एड्रेस ऑपरेटर आपने लगाने ही लगाना है, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसको आपने अपने कंपाइलर पे चला के देखना है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100% आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर अनदर वे। और क्या अनदर वे हो सकता है हमारा, इंट AR बनाया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दी, वैल्यूज को डाल दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस वाले की वैल्यू ना 4th वाले इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाए। तो यहाँ पे तो 4th इंडेक्स है ही नहीं मेरा, मैं 4th इंडेक्स पे कोई वैल्यू डलवाना चाहती हूँ। तो कैसे डालूंगी, 0 1 2 3 इंडेक्स है, मैं 4th इंडेक्स पे वैल्यू डलवाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी एरे का नाम क्या है, ARR है, ARR। उसके बाद क्या लगाऊंगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस भी इंडेक्स पे पर्टिकुलर डलवाना चाहती हूँ वो इंडेक्स लिखूंगी, = का साइन लगाऊंगी, और जो वैल्यू डलवाना चाहती हूँ वो वैल्यू लिख दूंगी और सेमीकोलन लगा दूंगी, वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप प्रिंटफ करा के देख लो, मैंने PF क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरा लिखोगे प्रिंटफ जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। तो प्रिंटफ और %d क्या है, यहाँ पे %d क्या है, जल्दी बताओ। फॉर्मेट स्पेसिफायर, वेरी गुड, वीडियो देखकर आए हो आप। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बता रहा है यहाँ पे, किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर, हम यहाँ पे वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट का मतलब जो भी मैंने पहले से लिखा हुआ है ना उसको ओवरराइट कर दो, मतलब जो भी लिखा है उसके ऊपर एक और वैल्यू डाल दो और उस वैल्यू को हटा दो वहां से। तो वो क्या कर देगा, जैसे 3 पर यहाँ पे क्या है, 0 1 2 2 3 पे मैंने क्या पढ़ा है, 5 पढ़ा है, फिर से मैं यहाँ पे 5 डलवा रही हूँ, वेरी बैड, यहाँ पे मैं 6 डलवा रही हूँ, ठीक है। तो 3rd इंडेक्स में पहले से मेरा 5 पड़ा हुआ है, अब मैं उस पर क्या डलवा रही हूँ, 6 डलवा रही हूँ। तो जब आप दोबारा प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा और इसको भी आपने करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर एडवांटेज। अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो। हर किसी चीज का कोई ना कोई फायदा होता है और कोई ना कोई नुकसान होता है, तो आपको इसका एडवांटेज करना है और आपको इसका डिसएडवांटेज भी करना है। तो अच्छा, आपने तो डिसएडवांटेज लिखा नहीं, डरो मत, नेक्स्ट अभी कराने वाली हूँ मैं आपको इसके बाद, ठीक है। पहले एडवांटेज करते हैं। एरे मेक्स द कोड मोर ऑप्टिमाइज। मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करी, फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, मैं उसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर करी, फिर एक तीसरा वेरिएबल बनाया, उसमें क्या हो रहा है, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, तो यहाँ पे उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज बना रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज एरे मेक द कोड क्लीन, वी स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स। मतलब मेरा एरे क्या करता है, क्लीन करता है कोड को। मैंने एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, 5वां वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपको अपने पूरे क्लास के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे नहीं, आपका पूरा का पूरा कोड भर जाएगा वेरिएबल्स के साथ। ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या बनाएंगे, सिंपल एक एरे बनाएंगे, जो एक एरे क्या करेगा, पूरे 100 एलिमेंट्स के मार्क्स को स्टोर करेगा और आपका जो भी कोड है वो बहुत क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स
इन अ सिंगल एरे एट वंस। अब हम एक ही बारे में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं भाई, अपने मार्क्स डालो और वो सारे के सारे कहाँ पे ऐड होते रहेंगे, एरे के अंदर ऐड होते रहेंगे। सिंपल है बिल्कुल। एट वंस वी डू नॉट हैव टू इनिशियलाइज देम मल्टीपल टाइम्स। वही मैंने आपको अब बताया कि हमें वेरिएबल्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार लूप लगाएंगे, एरेस के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरी एलिमेंट कैन बी ट्रैवर्स्ड। ओके, एवरी एलिमेंट्स कैन बी ट्रैवर्स्ड यूजिंग सिंगल लूप। अब हमारे पास एक एरे है, अब एरे के अंदर ये तो नहीं है ना कि हमने एरे बना दिया और छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं है, नहीं काम भी करना है ना उस पर। हम लोग जाएंगे, कभी वैल्यूज को निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का रोल नंबर है, किसी बच्चे ने टॉप करा है, ठीक है, अब उसको गिफ्ट मिलने वाला है या फिर कुछ भी अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम जब जाके एरे में चेक करेंगे, एरे में क्या है, रोल नंबर स्टोर है और क्या स्टोर है, बच्चों के नंबर स्टोर है, मतलब क्लास के मार्क्स स्टोर है। तो टीचर क्या करेगी, लूप लगाएगी और देखेगी कि किस स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे हाईएस्ट थे। ठीक है, जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो क्या करेगा, बच्चे का रोल नंबर निकाल देगा, उसका नाम निकालेगा, रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका एड्रेस निकाल सकते हैं, नाम निकाल सकते हैं, जो भी आपका डेटा पड़ा होगा वो सब निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, रोल नंबर के थ्रू। अब रोल नंबर कहाँ स्टोर है, एरे के अंदर स्टोर है। तो एरे के अंदर हम उसको क्या करते हैं, जब भी हम एरे के ऊपर एक एक एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइवर्स करना। क्या बोलते हैं, ट्राइवर्स करना। तो एक सिंगल लूप से ना हम पूरे एरे पे ट्राइवर्स कर सकते हैं। ट्राइवर्स को आप समझो कि घूमना, और वो भी एक एक एलिमेंट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीढ़ियां है, तो पहले आप एक सीढ़ी पे जाओगे, दूसरी सीढ़ी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, ऐसे नहीं करोगे जंप मार लोगे। ठीक है, एक पे जाओगे आप, तो उसको बोलते हैं हम ट्रैवर्स करना। सिंगल 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 एलिमेंट्स पे जाना, सिंगल 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 सीढ़ी पे चढ़ना, ऐसा समझ लो आप, घूमना एक एक सीढ़ी के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एरे मेक सॉर्टिंग मच इजियर। अच्छा, सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, और ढूंढना ना मेरे एरे की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। और आपके लिए गुड न्यूज है, मैं आपको सारी सॉर्टिंग्स कराने वाली हूँ इस वीडियो के बाद में। ठीक है, एनी एरे एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड इन एनी ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है, देखो हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल करी हुई है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फोर्थ एलिमेंट पे क्या कि वैल्यू स्टोर कराई, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को ओवरराइट करा रही हूँ। यहाँ पर अगर मुझे सेकंड वाली वैल्यू को प्रिंट कराना तो मैं करा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, फिर सेकंड वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, फिर थर्ड वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी। नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में फ्रंट वाली वैल्यू को करा सकते हो, रेयर वाली वैल्यू मतलब फ्रंट से या फिर एंड से किसी भी वैल्यू में निकाल सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो कोई ऐसा आपका रूल नहीं है कि आप फर्स्ट से ही करोगे या लास्ट से ही करोगे, आप बीच में से कोई भी वैल्यू को उठा सकते हो। तो ये था मेरा अभी तक का सारा एरे के बारे में, एक बार देख लो। वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एडवांटेज पढ़ी, अब हमने डिसएडवांटेज पढ़ी। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, दे आर स्टैटिकली एलोकेटेड। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो सकती, जैसी है वैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, दिस मीन्स वंस द साइज इज इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे डबल एल लगेगा, इनिशियलाइज्ड इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। जब हमने उसका साइज दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एरे का जो साइज है ना वो 10 एलिमेंट्स का दे दिया, 10 साइज दे दिया, तो ना मैं उससे अब कम कर सकती हूँ ना मैं ज्यादा कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 11th लोकेशन पे भी आप एलिमेंट को डाल दो, तो आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने जो साइज है वो क्या दिया है, 10 दिया है, तो वो स्टैटिकली एलोकेट हो गया, साइज को बढ़ा या घटा नहीं सकते क्योंकि ये डायनामिक नहीं है। ठीक है, हमारे सी लैंग्वेज के अंदर जो एरे है वो स्टैटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। आपको पता है कि हमेशा सिमिलर टाइप की वैल्यूज करेगा, अगर इंट करे तो सारी वैल्यूज इंट की होगी। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके अंदर मेरे कैरेक्टर वैल्यूज भी आए, ठीक है, मेरे इंटीजर वैल्यूज भी आए, मेरा स्ट्रिंग भी आए, तो वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए कि अगर मैं ऐसे स्टोर करना चाहूँ डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप को, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये मुझे एरर देगा। ठीक है, तो ये इसके दो एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, दोनों हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशंस बतानी है हमें, रियल टाइम एप्लीकेशंस, मतलब इसको हम एरे की हेल्प से एप्लीकेट कहाँ कर सकते हैं, इसको कहाँ पे काम में ला सकते हैं, तो वो चीज़ देखनी जरूरी है। सबसे पहले तो आता है आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, इट इज यूज इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज वीडियो एंड ऑडियो। वीडियो और ऑडियो में यूज कर सकते हो, वीडियो प्रोसेसिंग। दे आर यूज्ड टू स्टोर द पिक्सल। अब ये क्या यूज करने के लिए होंगे, पिक्सल को
स्टोर करेंगे या फिर ऑडियो को स्टोर करेंगे एज अ सैंपल, तो ये मल्टीमीडिया के अंदर यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डेटा माइनिंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा, मतलब बहुत बड़ी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। सेट दिस अलाउज फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, और ये हमें क्या करेगा, एफिशिएंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हमारा डेटा एक ही साथ में हम लोग प्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल एनालिसिस यूज टू स्टोर हिस्टोरिकल डेटा। स्टॉक्स होते हैं ना हमारे, हिस्टोरिकल स्टॉक्स को हमारे क्या करते हैं, स्टोर करता है, प्राइस को स्टोर कर सकता है, बहुत सारे डेटा को इकट्ठे स्टोर कर सकता है, मतलब अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है, आज इतना स्टॉक है, कल इतना स्टॉक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है कि अरेंज करके रखना पड़ता है कि कल कितना था, आज कितना है, आगे कितना होने वाला है। तो उसके लिए हमें कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा तो चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा को रखने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे एरे यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल्स को भी यूज रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा यूज आता है, सच एज मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने के लिए भी हमारा जो एरे उसमें यूजफुल है। तो ये हो गई मेरी कुछ रियल टाइम एप्लीकेशन। ये आपसे पूछ सकती हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं और आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन भी बताओ कहाँ पे इसको एप्लीकेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो ना, डेटा स्ट्रक्चर में एरे आपका कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है ये भी हमें पढ़ना जरूरी। स्टोरिंग एंड असेसिंग, मतलब कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम एरेज का यूज करेंगे, और डेटा को बाहर लेकर आना, उस पर कोई काम करना तब भी हम इसी का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज सर्चिंग। सर्चिंग हम पढ़ने वाले हैं, अभी लीनियर सर्च पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें हम लोग सर्चिंग कैसे करते हैं, कोई भी चीज ढूंढनी है उसमें हम एरे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी हम लोग पढ़ने वाले, बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे, क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। उसके अंदर सॉर्टिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तभी बोला था कि अगर एरे नहीं आएगा तो सर्चिंग और सॉर्टिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके ही थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो सारे बाकी आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स, मतलब 2D मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, रोज और कॉलम के साथ काम करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या आना चाहिए, एरेज आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टैक। स्टैक भी इंप्लीमेंट करने वाले हम लोग, ग्राफ्स करेंगे और डीपी यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग करने वाला है। और ये सब के सब इन सारे ही कंसेप्ट में आपका जो एरे है वो यूज होने वाला है, इसलिए एरे का आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक पढ़ ली अपनी पूरी की पूरी थ्योरी। अगर आप इतना लिखा तो आपका 13 मार्क्स 20 मार्क्स जितने में भी आएगा फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर इस तरीके से अपने डेटा को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के बिना ना आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, सारों में आपने थ्योरी भी लिखनी है, और अगर आपके पास टाइम है तो प्रोग्राम भी लिखना है, चाहे छोटा प्रोग्राम लिख के आओ पर लिख के जरूर आना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सबसे सिंपल प्रोग्राम लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-3 प्रोग्राम और करने वाले हैं। मेजर इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरे के अंदर इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे लेंगे। हमने देखा था कि हमें इनिशियलाइज कैसे करना, डिक्लेयर कैसे करना, बट यहाँ पे वो अच्छा तरीका नहीं है। एक तरीके से हम इतना, अगर मुझे 100 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना पड़े, स्टोर करना पड़े, तो बहुत टाइम लगेगा। लूप के थ्रू में करूंगी क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। नेक्स्ट वन यूजर, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे साइज डिक्लेयर किया है इंट एरे 6। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज आई। नेक्स्ट वन इज योर फॉर लूप लगाया मैंने, वो कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, 0 से चल के वो कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। अब देखो लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, दोनों में फर्क है। ठीक है, लेस देन लिखा है तो वो 5 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू लिखा है तो वो 6 तक चलेगा। तो यहाँ लिखिए 0 से लेके 5 तक चलने वाला है मेरे लूप। तो और हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है तो चेक करेगा क्या वो आई लेस देन 6 है, यस 6 है, तो वो नीचे आएगा। पता है ना लूप की वर्किंग कैसे होती है, यस। ठीक है, एंटर एलिमेंट। अब यहाँ पे परसेंटेज डी लगा है आई के लिए, आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, 0 है, तो आपसे क्या पूछेगा, एंटर अ वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, 0 की वैल्यू क्या करेगा, आप लोग डालोगे वैल्यू को, तो वो क्या करेगा, एक एड्रेस पे स्टोर कराएगा। एड्रेस पे स्टोर कराने के लिए हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाया और कहीं पर मेमोरी में उसको स्टोर कराएगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसने एक मेमोरी रिजर्व कर दी, यहाँ पे एयर आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 आ गया आपका। नेक्स्ट फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे वैल्यू होगी, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1 हो गई, तो 1 क्या लेस देन 6 है, यस है। नीचे आएगा फिर से वैल्यू पूछेगा आपसे पूछेगा कि एंटर एलिमेंट एट कौन से इंडेक्स पे, आप 1 पे इंडेक्स पे, यानी कि 1 इंडेक्स पे आपको कौन सी वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 डाला तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से चलेगा ये, और आपका कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स की होती है। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब हमारी जो आई की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। तो ये आपके इनपुट लेने का तरीका है, और इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको ये खत्म होने के बाद नीचे आएगा और वो बोलेगा आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 6 तक, सेम वही काम। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 6 है, यस। ठीक है, तो नीचे आएगा और फिर क्या बोलेगा, द एलिमेंट्स आर, कौन सा एलिमेंट सबसे पहले हमें प्रिंट करके देगा, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और 0 एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू पड़ी, कौन सा एलिमेंट पड़ा है, वो वाली वैल्यू को प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डाला था तो 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, देखो आउटपुट भी आ रही है।
ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमने सेकंड प्रोग्राम करना है, मैंने यहाँ पे थर्ड को लिखा डायरेक्टली। सेकंड प्रोग्राम है मेरा कि जो मैंने इनपुट लिया ना उसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। 2 मिनट पॉज लो, सोचो कि कैसे होगा। वेरी गुड। हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट तो हमें यूजर से सेम ही लेनी है, इनपुट तो हमने लेनी है यूजर से। फॉर एग्जांपल हमने यूजर से पूछा एंटर द एलिमेंट्स और हमारा साइज कितना है 5 है, तो यूजर ने डाला 1 2 3 4 5 ऐसे डाला, लेकिन हमें जो उसे आउटपुट देनी है वो रिवर्स ऑर्डर में देनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है। वो कैसे देंगे, 5 4 3 2 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा एरे है, फॉर एग्जाम्पल एरे ने यहाँ पे वैल्यूज ऐसे स्टोर करी है 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू स्टोर करिए, लेकिन मुझे चाहिए कैसे वैल्यू, मुझे ऐसे वैल्यूज चाहिए 5 4 3 2 1। मैं ऐसे चाहती हूँ कि यूजर को ऐसे प्रिंट हो, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, सबसे पहले मतलब क्या है, मुझे लास्ट इंडेक्स पे जाना है, फिर उसके बाद उसे सेकंड लास्ट पे जाना है, फिर थर्ड लास्ट पे जाना है, फिर फोर्थ लास्ट पे जाना है। इसका मतलब क्या, मैं लूप को उल्टा चला दूँ, सिंपल है ना। तो मैं यहाँ पे जब मैं आउटपुट कर रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, लूप को उल्टा चला सकती हूँ। तो लूप को मैं कहाँ से चलाऊंगी, इक्वल टू n-1 से चलाऊंगी। n-1 क्यों, जो भी मेरा इंडेक्स होता है वो मेरा क्या होता है, n-1 तक होता है। फॉर एग्जांपल मेरा साइज 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन लास्ट ब्लॉक क्या होगा, मेरा 5th इंडेक्स होगा, तो मुझे तो इंडेक्स से चलाना होता है, तभी तो मैं 0 लिखती हूँ, है ना। तो मैं n-1 लिखूंगी और अब यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साफ साफ लिख देती हूँ मैं इसको, यहाँ पे i इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i हर बार माइनस माइनस होगा। माइनस माइनस क्या होगा, पहले इसी पे है, फिर पीछे आएगा, 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 ऐसे आगे जाते हैं, ऐसे पीछे आते हैं। ठीक है, तो वो पीछे पीछे जाएगा, इसलिए हमारे हर बार i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेम प्रोग्राम आपका किसका बन गया, रिवर्स ऑर्डर का बन गया। 2 प्रोग्राम हो गए आपके, आपको इसकी भी दिख रही होगी यहाँ पे आउटपुट, चला के देखना है आपने इसको अपने कंपाइलर पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर कॉपी इन अनदर एरे। मेरे पास एक एरे है, उस सेम चीज को मुझे दूसरी जगह पे कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रफ नोट्स होते हैं, सेम चीज को आप अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी करते हो, वही चीज मेरे पास एक एरे है, उसकी इनपुट मुझे कहाँ से लेनी है, यूजर से लेनी है, और एक दूसरा एरे बनाना है जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स को मुझे कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बनाया, n बनाया। इस n का क्या काम है, यहाँ पे साइज पूछना है यूजर से, और यहाँ पे एक i वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप लूप के अंदर चलाने वाले, तो मैं इसे ग्लोबली डिक्लेयर किया ताकि मैं हर लूप के अंदर सेम i चला सकूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला प्रिंट एंटर साइज, साइज पूछा यूजर से, यूजर ने साइज दिया, जो भी यूजर साइज देगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 साइज दिया तो 5 साइज का एक एरे मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एरे का जो साइज है हमें क्या देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। देखो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला सिंटेक्स पढ़ा था कि जब भी हम साइज लेते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं ना, ऐसे भी इनिशियलाइज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइज डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे एक ARR1 बनाया है और एक ARR2 बनाया, मतलब एक ARR1 मतलब एक एरे 1 है, एक एरे 2 है। तो मैं यहाँ पर ARR1 मतलब एरे 1 में इनपुट लेने वाली हूँ यूजर से। मैं बोलने वाली हूँ यूजर को कि ARR1 मतलब एरे 1 के अंदर कोई भी एलिमेंट्स डालो। ठीक है, तो मैंने बोला एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स डालो। किस में डलवा रही हूँ मैं, ARR1 में डलवा रही हूँ। पता है ना कैसे लेते हैं इनपुट, सेम चीज वही यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा, जितना भी आपका साइज है वहां तक जाएगा, एरे की इनपुट डलवाएगा और उसको स्टोर कर देगा किसी मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, वो सारी मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल यूजर ने ये वाला मेरे एरे डाला है, ये वाला एरे यूजर ने दे दिया। अब मुझे सेम एरे एक और खाली एरे बनाया मैंने ARR2 नाम का, ये ARR2 नाम का एरे बनाया, ये मेरा ARR1 है। इस ARR1 को मुझे इस ARR2 में कॉपी करना है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, कॉपी एलिमेंट। यहाँ पे फिर से मैंने, अब देखो सबसे पहले बेसिक सी बात सोचो आप, अगर मेरे पास मुझे 3 पेज कॉपी करने हैं किसी के, तो मेरे पास भी नोटबुक में कितने पेज होने चाहिए, 3 पेज होने चाहिए। सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स कॉपी करने हैं तो यहाँ पर भी मेरे पास कितनी स्पेस होनी चाहिए, 5 की स्पेस होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी जो साइज लिया है वो कितना लिया, n लिया, मतलब जितना एक एरे का साइज होगा उतना ही दूसरे एरे का होगा, तभी तो कॉपी कर पाऊंगी। अगर ज्यादा होगा तो मेमोरी बस वेस्ट होगी, 0 0 आ जाएगा वहाँ पर, और अगर कम होगा तो फिर पूरे एलिमेंट जा नहीं पाएंगे। से सेम साइज चाहिए मुझे क्योंकि कॉपी करना है। नेक्स्ट वन इज फिर इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होगी, जो भी 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा उसके वही, फॉर एग्जांपल आपने एरे की डेफिनेशन कॉपी करनी है तो जो फर्स्ट पे लिखा है वही तो आप अपनी कॉपी में भी फर्स्ट पे लिखोगे। तो यहाँ पर भी जो एरे की 0 इंडेक्स पे पड़ा है वही आपके दूसरे वाले एरे के 0 इंडेक्स पे एलिमेंट आएगा। ठीक है, ARR0 पे जो भी वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल ARR0 पे यहाँ पे बना रही है, यहाँ पे पड़ी है 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4। अब ये ARR खाली है, ये ARR1 है और ये मेरा ARR2 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मैंने क्या करना है, i की वैल्यू है 0 है तो 0 इंडेक्स पे जाएगा, नीचे आएगा।
एयर ऑफ 1 में, मतलब 1 में, इसमें आई की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है, जब भी मैंने ब्रैकेट्स लगाई इसका मतलब क्या है, मैं वैल्यू की बात करूँ, उस एलिमेंट की बात करूँ जो उस इंडेक्स में पड़ा है। उस इंडेक्स में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, उसको मैंने इक्वल कर दिया, असाइन कर दिया एयर ऑफ 2 में, इसकी वैल्यू को मैंने इसमें असाइन कर दिया। तो 0 की वैल्यू क्या है, 2 है, उसको किस में असाइन कर दिया, एयर ऑफ 2 के आई पर। आई पे क्या वैल्यू है, 0 है, मतलब ए के भी इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू आ गई है, 2 आ गई है। तो डल गया है, तो फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब 1 पे जाएगा, एयर ऑफ आई में कितनी वैल्यू आ गई है, 1 आ गई है। 1 के इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, तो उसको एयर ऑफ आई के इंडेक्स पे डाल देगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, आई के इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। सेम केस पे ऊपर जाएगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 2 पे पड़ी है 4, तो इसके अंदर 2 के इंडेक्स पे क्या डाल देगा, 4 डाल देगा, फिर 5 डाल देगा, फिर 6 डाल देगा। इस तरीके से आपकी एक एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और नीचे देखो प्रिंट ARR2, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ARR प्रिंट हो, कौन से वाला, जिसके अंदर मैंने वैल्यूज कॉपी करी है। अगर आप चाहते हो दोनों ARRs को भी कॉपी करके प्रिंट करा सकते हो, मतलब आप देखना चाहते हो ARR1 में क्या वैल्यू पड़ी है और ARR2 में क्या वैल्यू पड़ी है। मैंने यहाँ पे सिंपल ARR2 को प्रिंट कराया, आपका काम है दोनों वैल्यू को प्रिंट कराना, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इससे देखकर आपको इंस्पायर होकर अपना कंपाइलर पे कोड लिखना है। आई होप कि क्लियर होगा। ये आज मेरा सारा वीडियो में मैंने आपको कवर करके दिया है कि एरे की थ्योरी कैसे लिखनी है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती है, सिंपल आपको इनपुट आउटपुट कैसे लेनी होती है, और इनपुट लेकर उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे करना है, एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करना है तो कैसे करना है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको मेंशन नहीं है कोई भी प्रोग्राम, तो आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम बना के आ सकते हो और बनाकर ही आना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको प्रोग्राम बनाना है, अगर आपको मेंशन है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाना है तो वो बनाना है, अगर नहीं मेंशन तो इनमें से कोई भी बना सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।